हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन बुक टॉक्स विद धनेश। सो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि रजनी और अमोदिता युग के लिए वशीकरण वाली चाय बना रहे थे, बट ये टोटका भी फेल हो जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि दिलीप और सुदेश किसी मीटिंग में जा रहे थे। और लास्ट में हमने ये भी सुना था कि जब युग वंदना भाभी के बारे में सबसे पूछता है तो सब बहुत सरप्राइज्ड और स्कैर्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जानकी, अमोदिता और रजनी इतना शॉक्ड और स्कैर्ड क्यों हो जाते हैं? क्या वो कुछ छुपा रहे थे युग से? इज देयर एनी मिस्ट्री हिडन बिहाइंड दिस? देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आइए सुनते हैं हमारा 15th चैप्टर ऑफ यक्षिनी एक राज। चैप्टर 15, उसे कैसे पता। युग और अमोदिता सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अमोदिता के पैर डर के मारे कांप रहे थे। युग बहुत देर से ये चीज नोटिस कर रहा था। युग से रहा नहीं जाता और वो उसे पूछ ही लेता है, अमोदिता, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, जब से मैंने वंदना भाभी का जिक्र किया है तब से तुम बहुत घबरा रही हो, आखिर बात क्या है? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, क, 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 क्या कहा युग जी आपने? मैं घबरा रही हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी भला? आपको कोई गलत फैमिली हो रही है। नहीं अमोदिता, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। बताओ ना, हुआ क्या है? तुम सब क्या छुपा रहे हो मुझसे? अमोदिता धीरे से कहती है, आपको वंदना भाभी के बारे में नहीं पता क्या? युग बिचकते हुए कहता है, क्या नहीं पता? जरा खुद सोच के देखो। मैं तो 13 साल बाद आया हूं ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? अमोदिता अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। युग अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहता है, अमोदिता, बात मत घुमाओ। बताओ, क्या बता रही थी तुम वंदना भाभी के बारे में मुझे? वो युग जी, वो जो वंदना भाभी है ना, अ, वो थोड़ी। अमोदिता बोलते बोलते रुक जाती है और बात को पलटते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, देखिए, वो रहा वंदना भाभी का कमरा। जब युग उस ओर अपनी नजरें करता है तो देखता है कि उनके सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा लगा हुआ था। युग दरवाजे को देखते हुए कहता है, अरे, ये दरवाजा तो बंद है अमोदिता। नहीं युग जी, ये बस टिका हुआ है। आप हल्का सा धक्का देंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ मतलब? तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगी? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं युग जी, आप जाइए ना, मुझे काम है। अरे, ऐसा क्या काम है? तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। नहीं युग जी, बात को समझिए, मैं नहीं आ सकती। आप अंदर जाइए, मैं जाती हूँ। इतना कहकर युग का अगला सवाल सुने बिना ही अमोदिता वहां से चले जाती है। अमोदिता को वहां से जाते हुए देखकर युग को बड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे तो अपनी वंदना भाभी से मिलना था। युग दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाते हुए कहता है, वंदना भाभी, देखिए, मैं आ गया।
कोई जवाब नहीं आता। युग फिर आवाज लगाता है, वंदना भाभी, आप जरा बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। आपका युगु 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता तो युग बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने का फैसला कर लेता है। अच्छा, आपको बाहर नहीं आना तो मत आइए, मैं ही अंदर आ जाता हूं। मैं अंदर आ रहा हूं भाभी। इतना कहकर युग दरवाजे को हल्का सा धक्का दे देता है। जैसे ही युग दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। इस तरफ रोंकामुचा गांव के सरपंच रतन पाली के घर के आंगन में मीटिंग बैठी हुई थी। आंगन में 3 कुर्सी लगी हुई थी, जिसमें एक कुर्सी में बंगला मोड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र बख्शी, दूसरी कुर्सी पर रोंकामुचा गांव के सरपंच रतन पाली और तीसरी पर युग के बड़े पापा दिलीप बैठे हुए थे। युग के मामा सुदेश हमेशा की तरह दिलीप के पीछे खड़े हुए थे। आंगन में करीब 40-50 लोग थे, जिसमें से कुछ खड़े तो कुछ बैठे हुए थे और बड़ी आस लगाकर कुर्सी पर बैठे तीनों आदमियों की ओर देख रहे थे। बंगला मुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र बख्शी थोड़ा असमझ में पड़कर दिलीप से कहते हैं, दिलीप जी, आपको तो पता ही है कि यह मीटिंग क्यों रखी गई है। भला आपसे क्या छुपा है। हम तो ये मीटिंग रखना ही नहीं चाहते थे, पर आपको तो पता ही है, बंगला मुड़ा गांव और रोंकामुचा गांव दोनों के ही नियम कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो फिर कोई भी हो, गांव के लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगी इस मीटिंग से। दिलीप अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, पता है, हमें मत सिखाओ और सीधे मुद्दे की बात करो, समझे। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और भी काम है। दिलीप का गुस्सा देखकर गांव वाले डर से जाते हैं, पर रतन पाली बड़ी हिम्मत करके कहता है, सुना है किसी लड़के ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोल दिया है। क्या ये सच है क्या? रतन पाली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही भूपेंद्र बख्शी बोल पड़ता है, सुना नहीं है रतन जी, मेरे आदमी तो खुद उस कोठी को बड़ी हिम्मत करके देख कर आए हैं। उसका दरवाजा खुला हुआ है और सुनने में आया है कि वो लड़का और कोई नहीं, लेखक साहब अनुराग जी का बेटा है, युग। युग के बड़े पापा दिलीप कुछ नहीं कहते। वो आराम से कुर्सी पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। भूपेंद्र बख्शी को सवाल करते देख रतन पाली की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी सीना चौड़ा करते हुए कहता है, आपको तो पता ही है कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करने में। कल ही कृष्ण नदी पर ढेर सारे मरे हुए कौवे मिले हैं और ये संकेत है मौत के पहले का, संकेत कि वो
आने वाली है और यदि वो फिर से आ गई तो गांव में फिर से मुर्दों के शिकार होना शुरू हो जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो दोनों गांव को वापस से शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। दिलीप अभी भी कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी मूंछों को घुमाए जा रहा था। दिलीप को यूं चुप बैठा हुआ देखकर भूपेंद्र बख्शी और रतन पाली तो हैरान थे ही, पर उससे ज्यादा गांव वाले थे, क्योंकि गांव वालों ने आज तक दिलीप को इतनी देर तक चुप बैठा कभी नहीं देखा था। अचानक से वातावरण में खामोशी छा जाती है। दिलीप अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, हो गया तुम दोनों का, जो कहना था कह दिया। अब सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। इन दोनों गांव की जितनी फिक्र मुझे है उतनी किसी को भी नहीं हो सकती, या के सरपंचों को भी नहीं। जैसे ही दिलीप ये बात कहता है, रतन और भूपेंद्र तिरछी नजरों से दिलीप को देखने लग जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सारा गांव जानता है, इस गांव में अगर पक्की सड़क, स्कूल, पुल, जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसका सारा पैसा मैंने दिया है। तो मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई का सोच भी नहीं सकता, समझे आप लोग। रतन पाली बीच में ही दिलीप को टोकते हुए कहता है, पर दिलीप जी, इन सब बातों का ग्रेवयार्ड कोठी के खुलने से क्या लेना देना। दिलीप गुस्से से कहता है, मेरी बात तो पूरी होने दे पहले रतन। तो हाँ, क्या बोल रहा था कि मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई का सोच भी नहीं सकता। और रही बात ग्रेवयार्ड कोठी की, तो बस दरवाज़ा खुला है। यक्षिणी अभी भी उस कमरे के अंदर कैद है जहाँ पर उसे तीनों धर्मगुरुओं ने कैद किया था। मेरे भाई अनुराग का बेटा युग जो शहर से आया है, उसे उस बात का पता नहीं था। गलती से ग्रेवयार्ड कोठी खुल गई है, जल्दी वापस कोठी बंद हो जाएगी, आप लोग फिक्र ना करें। हर कोई ध्यान से दिलीप की बात सुन रहा था। सब लोग एक टक नजर से उसकी ओर देख रहे थे। दिलीप अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, अब और किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ सकता है। कोई कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि गांव वालों के मन में दिलीप का बहुत खौफ था। कोई भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। दिलीप अपनी कुर्सी पर से उठता है, गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और वहां से जाने लग जाता है। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी वहां से जाने लग जाता है। इस तरफ जब युग कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। युग के समझ में ही नहीं आ रहा था कि वंदना भाभी ने कमरे के अंदर इतना अंधेरा क्यों करके रखा था, जबकि बाहर लाइट तो थी। युग वंदना को आवाज लगाते हुए कहता है, भाभी कहाँ पर है आप अंदर ही हो ना। कोई जवाब नहीं आता। युग वंदना को ढूंढते हुए कमरे के अंदर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो कमरे के अंदर आगे बढ़ते जा रहा था, खामोशी और अंधेरा बढ़ते जा रहा था। युग बार बार वंदना को पुकारे जा रहा था, पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था।
युग वंदना को पुकारते हुए कहता है, वंदना भाभी, कहाँ पर है आप? अंदर ही हो ना? यहाँ पर हो या नहीं? युग वंदना को पुकारते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक काला साया निकलता है। वो झट से पीछे मुड़ता है, पर जब तक वो पीछे मुड़ता है वो काला साया वहां से जा चुका था। युग समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके पीछे से थोड़ी देर पहले क्या चीज गुजरी थी। जब युग वापस आगे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो उल्लू की तरह अपनी आंखें तेज करके अंधेरे में देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत के लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। एक कारण यह भी था कि वो अंधेरे में बैठी हुई थी। युग मन ही मन सोचने लगता है, जरूर यही वंदना भाभी होगी, क्योंकि विराट भैया के गुजर जाने के बाद वंदना भाभी ने विधवा के तौर तरीके अपना लिए होंगे। युग धीरे से कहता है, वंदना भाभी, आप ये अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? लाइट तो है, फिर आपने लाइट जलाई क्यों नहीं? बिस्तर पर बैठी औरत कुछ जवाब नहीं देती है, पर युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, वंदना भाभी, आप चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। आपको पता है यहाँ पर स्पेशली सिर्फ मैं आपसे और बड़ी माँ से मिलने आया हूँ, वरना आपको तो पता ही है बड़े पापा को देखकर मेरा यहाँ पर आने का मन ही नहीं करता। वो औरत फिर कुछ नहीं जवाब देती। युग बातें करते हुए अपने कदम बिस्तर पर बैठी औरत की ओर बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ रजनी अपने कमरे के अंदर थी और कुछ ढूंढ रही थी। उसने सारे कमरे का सामान बिखरा दिया था। रजनी कमरे के अंदर रखी अलमारी खोलती है और उसका सामान बाहर फेंकते हुए कुछ ढूंढने लग जाती है। तभी वहां पर अमोदिता आ जाती है और हैरानी के साथ पूछती है, माँ, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? अचानक किसी की आवाज सुनकर पहले तो रजनी घबरा जाती है, पर जब वो पीछे पलटकर देखती है कि अमोदिता ने उसे आवाज दी थी, तो वो चैन की सांस लेने लग जाती है और वापस से अपना कुछ सामान ढूंढने लग जाती है। अमोदिता फिर पूछती है, माँ, बताओ ना, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? रजनी बात को पलटते हुए कहती है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो तुझे युग के साथ वंदना के कमरे में भेजा था ना। अमोदिता उलझन में जवाब देती है, हाँ माँ, पर मैं युग जी को वंदना भाभी के कमरे के पास छोड़कर वापस आ गई थी। रजनी गुस्से से कहती है, नालायक लड़की, तुझे मैंने युग के साथ इसलिए भेजा था ताकि तू उसके साथ कुछ वक्त बिता सके, उसे बातों में फंसाए, बचपन की बातें याद दिलाए, पर तू तो एक नंबर की डोर निकली। और एक बात बता, इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे नीचे आने की? तू युग को वहां छोड़कर क्यों आ गई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, आप तो जानती है ना माँ, वंदना भाभी की हालत। मुझे उनसे डर लगता है, उनके पास जाने में भी। रजनी अपने हाथ से अमोदिता के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या कहा? डर लगता है? कैसी लड़की है रे तू?
मुझे तो तुझ पर शक होता है कि तू मेरी बेटी है या नहीं। काला जादू करने वाले कब से डरने लगे? वो डरते नहीं, बल्कि अपनी काली विद्या से पूरी दुनिया को डराते हैं, समझी? समझ रही हूँ माँ, पर मैं तो अभी ये जादू टोना करना बस सीख रही हूँ ना, तुम्हारी तरह एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। रजनी अपनी भवें उठाते हुए कहती है। हाँ, वो दिखा। मुझे ये बता कि तूने चाय की ट्रे क्यों गिरा दी? वो माँ, मैंने कोई जानबूझकर नहीं गिराई थी चाय की ट्रे, गलती से गिर गई थी। क्या कहा? गलती से? नालायक लड़की, तुझे पता है ना, काली विद्याओं में गलती नहीं चलती। गलती की सजा सीधा मौत होती है, समझी? अमोदिता अपनी माँ की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। वो शांति के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है। अगर आज तू युग को चाय पिला देती तो सारी बात बन जाती। बस एक बार युग तेरे वश में आ जाता, फिर देखना था क्या होता है यहाँ पर। जो भी है सब अपना ही होता। अमोदिता एक्साइटेड होते हुए कहती है। माँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अगर हम युग जी को चाय नहीं पिला पाए तो क्या हुआ? खाना तो आज युग जी यहीं पर खाएंगे ना। हम उसमें कुछ मिलाकर दे देंगे जिससे वो हमारे वश में आ जाएंगे। नालायक लड़की, ये जादू टोना है, कोई मदारी का खेल नहीं कि जब मन चाहे शुरू कर दो। इसका भी एक वक्त होता है, समय की सीमा होती है। हर कभी नहीं किया जाता है ये सब, समझी? अमोदिता शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है। एक काली विद्या को दिन में बस एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं। अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, और उसे भी रात के 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि तब अगला दिन शुरू हो जाएगा। पर हम क्या करेंगे माँ? रजनी वापस से अलमारी के ड्रॉवर्स में कुछ ढूंढते हुए कहती है। वही तो ढूंढ रही हूँ, बस एक बार मिल जाए, फिर देखना। पर आप ढूंढ क्या रही हो माँ? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, समझी तू? तू बस अब एक काम कर, कैसे भी करके युग के बाल ले आ। अगर हमें उसका एक ही बाल मिल गया तो बात बन जाएगी। अगला जादू टोना तो हम उसी से ही करेंगे। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी युग जी का बाल लाने की। रजनी गुस्से से कहती है। नालायक लड़की, कोशिश नहीं, मुझे युग का बाल चाहिए, समझी? वरना भूल जा युग को। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी युग जी का बाल। इस तरफ रजनी और अमोदिता युग पर जादू टोना करने की प्लानिंग कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ युग वंदना के कमरे में था और घबराया हुआ सा लग रहा था, क्योंकि वो जब से वंदना से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। युग उस औरत के पास कदम बढ़ाते हुए कहता है।
भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जब से बस मैं ही आपसे बातें कर रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। युग के इतना कहते ही बिस्तर पर बैठी औरत एकदम से रोने लग जाती है। युग घबराते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रहे हो? वह औरत युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो बस रोए जा रही थी। युग भाभी भाभी कहते हुए उस औरत के पास जाने लग जाता है और जैसे ही उस औरत को छूता है, वो औरत अपने दोनों हाथों से युग का गला पकड़ लेती है। जब युग उस औरत का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। वो उसकी वंदना भाभी तो थी, पर पहले के मुकाबले उनमें काफी बदलाव आ गया था। वंदना का चेहरा सूखा हुआ था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। दिखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत कमजोर हो गई थी। उनके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी। युग अपना गला छुड़ाते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही है भाभी? आप मेरे गला क्यों दबा रही है? छोड़िए भाभी मुझे। वंदना गुस्से में कहती है, दरवाजा खोलकर तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तेरा गला क्यों दबा रही हूँ? ये आप क्या बोल रही है भाभी? किस दरवाजे की बात कर रही है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, यक्षिणी के कमरे का दरवाजा। यह बात सुनकर युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लग जाता है कि वंदना भाभी को कैसे पता कि उसने यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी